साल भर के अंदर रूस के तेल पर निर्भरता पूरी तरह खत्म करने का प्रस्ताव अभी ईयू की तरफ से आए 24 घंटे नहीं हुए थे, लेकिन कुछ देश जिसमें स्लोवाकिया है, जिसमें चेक रिपब्लिक है, जिसमें हंगरी है, इन्होंने साफ कह दिया कि इतनी जल्दी रूस के तेल पर निर्भरता खत्म करना संभव नहीं है। सर, क्या जिन देशों की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई है, ये असमर्थता जताई गई है, उनको छोड़कर ईयू के बाकी देश इस बैन के लिए आगे बढ़ेंगे? और अगर आगे बढ़ेंगे तो कितना कारगर वो होगा जब आधे साथी पीछे ही छूट जाएंगे? शुभम, रूस के गैस और तेल पर निर्भरता कम करना ईयू के लिए अभी से नहीं, ये बात रूस और यूक्रेन युद्ध की बात नहीं है, इससे पहले से भी बड़ी चुनौती रहा है। अगर रूस और यूक्रेन का संघर्ष ना भी हुआ होता तो यूरोपियन यूनियन ने 2030 तक रशिया के गैस और तेल पर निर्भरता कम करने की एक पूरी योजना बना रखी थी। और इसकी वजह यह है कि यूरोप का एक बड़ा हिस्सा लैंडलॉक्ड है, बड़ा हिस्सा ऐसा है जिनके पास इंपोर्ट करने की या समुद्री रास्तों से पाइपलाइन की गुंजाइश नहीं है। और आज जिन देशों को हम रशियन तेल पर बैन को लेकर असमंजस में देख रहे हैं या उनको विरोध करते देख रहे हैं, उनमें वो देश ज़्यादा हैं जिनके पास दूसरा कोई स्रोत तेल और गैस मंगाने का नहीं है। और यही रूस की या सोवियत रूस की कोल्ड वार के दौर से बड़ी रणनीति रही थी कि यूरोप में तेल और गैस की निर्भरता रूस पर बढ़ाई जाए। अभी हम गैस पर नहीं जाते हैं क्योंकि गैस और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और भी कठिन रास्ता है गैस को प्रतिबंधित करने का। कच्चे तेल की आपूर्ति को प्रतिबंधित करने के लिए भी यूरोप में सहमति बनाने में काफ़ी मुश्किल आएगी। उसकी वजह यह है कि एक पाइपलाइन है जिसको ड्रजबा पाइपलाइन कहा जाता है, वो सेंट्रल रशिया से निकलकर पूरे वेस्टर्न यूरोप के, यूक्रेन से होते हुए वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के तमाम देशों से होती हुई जर्मनी तक जाती है। और वो कच्चे तेल की पाइपलाइन है, गैस की पाइपलाइन नहीं है। उसका वो मौजूदा समय में दुनिया की सबसे बड़ी पाइपलाइनों में मानी जाती। और उससे कच्चा तेल यूराल और साइबेरिया का कच्चा तेल यहाँ की रिफाइनरीज के पास पहुँचता है। तात्कालिक तौर पर जिन देशों का नाम हमने लिया, ये देश अभी रूस की तेल सप्लाई का विकल्प नहीं ढूंढ पाए हैं। तो ये वास्तविकता है जिसके कारण यूरोपीय समुदाय को सहमति बनाने में दिक्कत होगी। दूसरी बात ये कि यूरोपीय समुदाय के देश रूस के तेल पर और गैस पर प्रतिबंध के लिए दिसंबर के अंत तक का समय मांग रहे थे, 2022 के अंत तक का। तब तक वो अपनी अल्टरनेट सप्लाईज का अरेंजमेंट कर सकते थे तेल के मामले में। गैस के मामले में तो मुश्किल और भी ज़्यादा है। लेकिन चूंकि रूस की आक्रामकता यूक्रेन पर बढ़ रही है, यूरोपीय समुदाय के ऊपर राजनीतिक दबाव, कूटनीतिक दबाव ज़्यादा है, तो यूरोपीय समुदाय ने तेल पर प्रतिबंध को थोड़ा प्रीपोन किया और उसे जल्दी बढ़ाने की कोशिश की। ये लंबी गहमा गहमी है। रूस को लेकर, रूस के तेल और गैस को लेकर यूरोप का इतिहास काफ़ी विभाजित रहा है और काफ़ी दिलचस्प और खींचतान से भरा रहा है। और इसका नतीजा आप ये देखिए कि यूरोपीय समुदाय ने अभी अपनी पिछली बैठक में 11.6 अरब डॉलर का एक स्पेशल पैकेज जर्मन कंपनीज के लिए अप्रूव किया है, क्योंकि जर्मनी वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जिसके बिना ये प्रतिबंध सफल नहीं होगा। 11.6 बिलियन डॉलर का पैकेज उन कंपनीज के लिए अप्रूव किया है जो कंपनीज रूस से आने वाली गैस और एनर्जी सप्लाई से प्रभावित हो सकती हैं और इन्हें सस्ते कर्ज पर, सरकार की गारंटी पर बाजार से कर्ज मिलेगा। तो हो सकता है कि यूरोपीय समुदाय के कुछ देश प्रतिबंध पर आगे बढ़ जाएं और कुछ देश पीछे रह जाएं। हमने यूरोप में पहले होते देखा है कि कुछ देशों ने प्रतिबंधों में हिस्सा लिया और कुछ ने नहीं लिया है। लेकिन नाटो और यूरोपीय समुदाय कम से कम इस बात पर मुतमईन है कि उन्हें अभी नहीं तो अगस्त नहीं तो दिसंबर तक रूस की तेल और गैस पर अपनी निर्भरता कम से कम करनी होगी। बिल्कुल, और देर आए चाहे थोड़ा और ज़्यादा देर हो जाए, लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर यूरोप के सभी देश रूस के तेल पर निर्भरता कम करेंगे और इसी वजह से कच्चे तेल के बाजार में कीमतें चढ़ी हुई हैं।